the balcony garden. I'll share a couple of thoughts and a couple of experience regarding balcony gardening of mine. जैसा कि मैम ने बताया, being a horticulturist, horticulture is always in my mind, but थोड़ा एक्सपीरियंस गेन करके उसको इंटीग्रेट किया और चीज़ों के साथ, और आज का टॉपिक है बालकनी एस्थेटिक्स जो मैं शेयर करूंगी आपके साथ। बालकनी गार्डन पिछले एक डिकेड में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ है। इसके पीछे की ये सबसे बड़ी वजह है कि मोस्ट ऑफ अस आर लिविंग इन अपार्टमेंट, जहां पर गार्डनिंग के लिए बस एक और एक स्पेस होती है, बालकनी। कंपैरेटिव टू द लॉन, बैकयार्ड और टेरेस, दिस स्पेस इज वेरी वेरी स्मॉल। इसको हमें डिजाइन करने के लिए, एक अच्छा सा मॉड्यूल तैयार करने के लिए बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग करनी होती है, क्योंकि स्मॉल स्पेस में चीजों को इंटीग्रेट करना, वो भी लाइव प्लांट के साथ, इट्स लिटिल बिट डिफिकल्ट। बट आई वुड लाइक टू शेयर द ऑल थिंग्स सो दैट आप छोटी छोटी बारीक चीजों को जानें और अपनी भी बालकनी को बहुत ही खूबसूरत बनाएं। बालकनी एस्थेटिक्स, बालकनी एस्थेटिक्स जो आज का टॉपिक है, वो बेसिकली है क्या, इसके लिए मैं एक छोटा सा स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको वन बाय वन बताते जाऊंगी कि कैसे हमें क्या करना है अपने बालकनी गार्डनिंग के लिए। Ma'am, could you make me host so that I can share the screen? Okay, just see, I have Rashmi, मैंने आपको करा है that you can share screen. Just try doing it. Okay, ma'am. Thank you so much. बालकनी एस्थेटिक्स बेसिकली है क्या? बालकनी एस्थेटिक्स इज बेसिकली organizing a balcony garden in so meticulous way so that it should be harmonious, pleasure to the eye, and evoke the feeling of joy when see any viewers. It should be integrate all those things. It should be planned in a way so that ये एक ऑर्गेनाइज लुक आना चाहिए। इट शुड नॉट बी फ्री स्टाइल। फ्री स्टाइल गार्डनिंग में क्या करते हैं, किसी भी प्लांट को हम नेचुरली ग्रो होने देते हैं और उस बट अल्टीमेट उसका गोल ये होता है कि इट शुड बी लुक ब्यूटीफुल। बट बालकनी गार्डन में बालकनी एस्थेटिक्स की बात करते हैं, यहाँ पर हम इसको बालकनी को बहुत ही मेटिकुलस प्लानिंग करनी होती है। बालकनी गार्डन एक अर्बन इकोसिस्टम में बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। हम जो कुछ भी अपनी बालकनी में ग्रो करते हैं उससे ऑक्सीजन जनरेट होता है, एंड जो गैसियस टॉक्सिक गैसेस है उसको भी हमारे प्लांट एब्सॉर्ब करते हैं, सो दैट whatever we can contribute to our environment in the form of balcony garden, we are trying to contribute at our level. How to create a cohesive balcony garden? कोहेसिव बालकनी गार्डन क्रिएट करने के लिए बालकनी में हर कुछ जो है प्लानिंग के अकॉर्डिंग करते हैं। उसमें फ्यू पॉइंट्स आते हैं जब हम एक प्लांट को कुछ आर्टिफिशियल और आर्ट के साथ इंटीग्रेट करते हैं। बालकनी एस्थेटिक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ आर्ट विद नेचर एंड विद द लिविंग प्लांट्स। इसमें हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्कीम्स क्या होनी चाहिए, हमारे गार्डन में एक फोकल पॉइंट होना चाहिए, एक कॉर्नर होनी चाहिए। साइज एंड फेसिंग ऑल्सो मैटर करता है, बिकॉज साइज के अकॉर्डिंग हम नंबर ऑफ प्लांटर अरेंज कर सकते हैं, साइज के अकॉर्डिंग हम सिटिंग एरिया अरेंज कर सकते हैं।
And facing is very important because according to the facing every plant needs sunlight, and according to facing हमारा balcony शेडी एरिया है ज्यादा या फिर सनलाइट ज्यादा है, उसके अकॉर्डिंग हम प्लांट डिसाइड करते हैं विच प्लांट वी शुड ग्रो इन आवर बालकनी। प्लांट की ग्रुपिंग करते हैं और नेक्स्ट है प्लांट की केयरिंग के लिए कल्चरल ऑपरेशंस करते हैं। इन सारे पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। जस्ट I'll take 1 minute. Some glitches is going on. यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि सारे कल्चरल ऑपरेशंस को करेंगे। उस ऑपरेशंस को करने के लिए हम वन बाय वन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। इस पॉइंट में डिस्कस करने के लिए सबसे पहले आता है हमारा स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी, जिसको हम बेसिक डिजाइन भी कहते हैं। इस डिजाइन में हम बहुत सारी चीजों को इंटीग्रेट करते हैं। स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर इसलिए जरूरी है कि हम बालकनी में छोटे से स्पेस में बहुत सारे प्लांट्स एंड प्लांटर को अरेंज करेंगे, और अरेंज करने के लिए हमें कुछ बेसिक ढांचा, कुछ बेसिक स्ट्रक्चर चाहिए। उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आता है हमारे स्टैंड्स। स्टैंड्स होते हैं वो कई तरह की स्टैंड्स अवेलेबल है। वन इज द वुडन स्टैंड एंड आयरन स्टैंड। वुडन स्टैंड इज बेसिकली वी में प्रेफर, बहुत सारे डिजाइन मार्केट में अवेलेबल है वुडन स्टैंड के। उसमें हम कोई भी साइज और कोई भी डिजाइन अपने अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं। जो वुड का होना चाहिए, वो वुड की क्वालिटी ये होनी चाहिए कि हम स्टडी वुड का स्टैंड को यूज करें, जो कि खुद वाटर प्रूफ, वाटर रेसिस्टेंस हो और उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत लंबी हो। बिकॉज एक बार अरेंज करने के बाद, इन्वेस्ट करने के बाद हम बार बार बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते हैं। इसलिए वी शुड प्रेफर द क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी वुड। इसमें सीडर, रेडवुड ये प्रेफर करते हैं, जो कि नेचुरल वाटर रेसिस्टेंट वुड है, बट ये इट्स हार्ड टू फाइंड, थोड़ा एक्सपेंसिव है एंड हार्ड टू फाइंड है। देन वी आर यूजिंग द सीसम वुड। सीसम वुड के भी स्टैंड काफी अवेलेबल है मार्केट में, वी कैन प्रेफर देम। नेक्स्ट वन इज द आयरन के स्टैंड है। एक तो प्लेटफॉर्म जैसी बनी होती है कि बेंच जैसी होती है, उसमें भी 2 टायर, 3 टायर, 4 टायर अलग अलग लैडर शेप में आती है, उसको हम प्रेफर कर सकते हैं। इस पे जो 8 से 10 से 12 इंच के प्लांटर बड़े अच्छे से अरेंज हो जाते हैं। रेक्टेंगुलर प्लांटर, राउंड प्लांटर को अरेंज करना बहुत आसान होता है बेंच टाइप में, जिसकी हार्डली विड्थ होती है 10 से 12 इंच, लेंथ भी 12 इंच, और हम इसको 8 फीट 10 फीट अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ आवर बालकनी वी कैन टेक। इसमें और भी जो है आयरन के स्टैंड है, हाई लेग्स वाले आयरन के स्टैंड हैं, लैडर शेप स्टेयर केस बनी वाली आती है। फिर है जो बालकनी में रेलिंग में लगाने वाली जो स्टैंड है, वो भी हम प्रेफर करते हैं। एक रेलिंग स्टैंड में 3 से 4 पॉट बहुत ही आराम से अरेंज हो जाते हैं, और रेलिंग के साथ हम 3 से 4 इस तरह के स्टैंड लगाकर पूरी रेलिंग को कवर कर सकते हैं। When we are using the iron stand, we should prefer the wrought iron, क्योंकि ये रस्ट प्रूफ होता है और ये जल्दी से इसमें डेंट नहीं आते और इसकी ये ड्यूरेबल होता है। जब हम आयरन स्टैंड यूज करते हैं तो एक बात का और ख्याल रखेंगे कि इसको सबसे पहले जब हम लेते हैं तभी हम इसे एक रस्ट प्रूफ प्राइमर से पेंट करेंगे एंड एक अच्छी क्वालिटी के वाटर प्रूफ मेटल पेंट से हम अपने आयरन के स्टैंड को पेंट करेंगे।
जो रॉट आयरन है इसकी ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने के लिए पेंट बहुत अच्छे से मदद करता है इसमें। जो हमारे बालकनी में स्पेस कम है, देन वी हैव टू यूज आल्सो द वर्टिकल स्पेस। उस वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए हम वर्टिकल हुक, वर्टिकल हैंगर्स को इस्तेमाल करते हैं, जो कि हम वॉल में माउंट करते हैं। जब हम इसे वॉल में माउंट करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है इसका वेट बहुत ज्यादा ना हो। ये शुड बी फिटेड विद द स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी ऑफ आवर अपार्टमेंट, आवर हाउस। क्योंकि अगर हम बहुत हैवी वेट का हैंग करने के लिए इंसर्ट करेंगे तो ये अफेक्ट करता है वॉल को। इवन जो मार्केट में जो स्टैंड्स अवेलेबल हैं वो भी बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन में अवेलेबल है, ऑनलाइन भी अवेलेबल है, बट यू शुड प्रेफर टू कस्टमाइज योर स्टैंड विद द लोकल वेंडर, क्योंकि हार्ड एंड स्टडी स्टैंड वो अच्छी क्वालिटी का बना कर देंगे। जो आप ऐसे घर में अगर आपकी दीवार मजबूत है तो आप बड़े से बड़े विंडो बॉक्सेस अपने वॉल में लगा सकते हैं, हैंगर लगा सकते हैं, हुक लगा सकते हैं। बट मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जैसे हम अपार्टमेंट में जो लोग रहते हैं उनकी वॉल बहुत अच्छी नहीं है। अगर एक नेल भी हम लगाने जाएं तो वहां से बहुत सीमेंट और ऐसे टुकड़ा निकलने लगता है वहां से। इसलिए अगर ऐसी स्थिति है देन बी केयरफुल व्हाइल इंसर्टिंग द हैवी प्लांटर विथ अकॉर्डिंग टू द वॉल में हम उसको अवॉइड करेंगे। लाइट हैंगर्स लगा सकते हैं जो कि फर्दर जो कि हैंगिंग बास्केट को उसमें हैंग करने के काम में आएगा। इस तरह से हम एक बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं हैंगिंग के लिए एंड एक प्लेटफॉर्म बना रहे हैं पॉट को, प्लांटर को प्लेस करने के लिए। एंड इसके साथ हम ये भी ध्यान रखते हैं कि वॉल का कलर क्या होना है। जो बालकनी में वॉल का कलर है वो बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। हम अपने हाउस के इंटीरियर पे तो बहुत ध्यान देते हैं, बट बालकनी की इंटीरियर के बारे में हम सोचते नहीं है। उसको हम एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ आवर हाउस समझते हैं, बट बालकनी इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हाउस, बिकॉज यहाँ पर हम बैठ के इंजॉय कर सकते हैं नेचर को, मेडिटेट कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कुछ स्टडी भी कर सकते हैं। इवन कि आजकल तो छोटे बच्चे भी बैठकर बालकनी के, अगर बहुत अच्छे से अरेंज है, सुंदर सा एक अच्छा सा वाइब्स आ रहा है, तो बच्चे भी बैठकर वहां पढ़ना पसंद करते हैं। तो बालकनी इज ऑलवेज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर हाउस एंड इट शुड बी इक्वली इम्पोर्टेंट एज द इंटीरियर ऑफ आवर होम। इसके लिए सबसे पहले वॉल कलर एक्सटीरियर पेंट, अच्छे क्वालिटी की एक्सटीरियर पेंट से डिजाइन होनी चाहिए। और प्रेफरली हम लाइट कलर यूज करते हैं, वाइट और वाइट, आजकल अर्दन मड्डी कलर भी यूज किए जा रहे हैं, लाइट येलो। बेसिकली ये जो वॉल का कलर है ये कॉम्पेटिबल होना चाहिए जो भी हम अपनी बालकनी में कलर यूज करें, क्योंकि प्लांट अपने आप में कलर देता है, फ्लावर्स अपने आप में कलर देते हैं। जो हम गार्डन डेकोर यूज करेंगे वो अपने आप में कलर देंगे। तो वॉल का कलर कंपेटिबल होना चाहिए इन सारी चीजों के साथ। इसके साथ हम अपने गार्डन में फोकल पॉइंट क्रिएट करते हैं। फोकल पॉइंट इज द सेंटर पार्ट ऑफ द गार्डन। और जैसे कहते हैं ना किसी चीज में लाइफ, ये जो फोकल पॉइंट है गार्डन में लाइफ क्रिएट करती है। जैसे शरीर में आत्मा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी तरह गार्डन में ये फोकल पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकल पॉइंट क्रिएट करने के लिए हम यूरोपियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग को रेप्लिकेट कर सकते हैं। बेसिकली यूरोपियन स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में क्या है, एक स्टैचू होता है, कुछ वाटर क्रिएचर्स वहां पर ऐड कर सकते हैं, कुछ प्लांट ऐड करते हैं। वो यूरोपियन स्टाइल ऑफ गार्डन को हम रेप्लिकेट करते हैं फोकल पॉइंट क्रिएट करने में। ये फोकल पॉइंट थीम बेस होना चाहिए। अगर किसी को बुद्धा गार्डन पसंद है तो दे कैन प्लेस अ स्टैचू ऑफ बुद्धा इन द सेंटर। जैसे मैंने यहाँ पर एक पिक्चर दिखाया है जिसमें मॉन्क्स, दिस इज द फोकल पॉइंट ऑफ गार्डन, मैंने इसको लिया है। इसकी जगह आप बहुत सारे फिगरीज भी ले सकते हैं, एनिमल्स भी ले सकते हैं, एक सेंटर प्लेस स्टैचू भी ले सकते हैं, लेडी भी ले सकते हैं, कोई वाटर फाउंटेन ले सकते हैं, कोई वाटर क्रिएचर्स ले सकते हैं, उसको फोकल पॉइंट बनाए। फोकल पॉइंट इज शुड बी आल्सो इन द सेंटर ऑफ द गार्डन।
अगर आपके पास गार्डन का साइज और शेप इस तरीके से है कि सेंटर में फोकल पॉइंट क्रिएट नहीं हो सकता, देन यू शुड क्रिएट इन द कॉर्नर। कॉर्नर में भी सेम चीज को रेप्लिकेट करेंगे, एक स्टैचू, कुछ प्लांट्स, कुछ फिगरीज, कुछ गार्डन डेकोर्स। ये कॉर्नर, इस केस में ये कॉर्नर ही फोकल पॉइंट होगा हमारे गार्डन का। अगर आपकी चॉइस और आपके पास स्पेस है कि दोनों क्रिएट करें, सेंटर प्लेस भी है फोकल पॉइंट के लिए एंड द कॉर्नर भी है, उस केस में आप थोड़ा मेटिकुलसली अप्लाई करेंगे। जो फोकल पॉइंट है सेंटर का वो तो विग्रस होगा, वाइब्रेंट होगा, बट कॉर्नर में आप सिंपल सा स्टैंड रखें, उस पर कुछ फिगरीज रखें, प्लांट रखें, गार्डन डेकोर रखें। इट शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, क्योंकि अगर पूरे गार्डन को हम भर देंगे, फोकल पॉइंट भी हो, कॉर्नर भी हो, हैंगिंग हो, तो बहुत क्लम्सी क्रिएट होगा और इसमें वो कहते हैं ना वाइब्रेंट सा लुक नहीं आएगा, फीलिंग ऑफ जॉय नहीं आएगी, वो भरा भरा सा ओवर क्राउडेड लगेगा। इस केस में फोकल पॉइंट वाइब्रेंट होना चाहिए और जो कॉर्नर क्रिएट करेंगे, कॉर्नर भी थोड़ा सा लिटिल सिंपल एंड हल्का, वहां पे ओवर क्राउडिंग नहीं करेंगे। मेन हमारा ये पर्पस हुआ कि अगर एक है देन वी हैव टू ऐड ही अकॉर्डिंग टू दैट, वहां पर फिगरीज, वाटर बॉडी, प्लांट एंड कॉर्नर अगर हमारे पास है देन रेप्लिकेट दिस थिंग्स इन द कॉर्नर। अगर वी वांट टू क्रिएट बोथ, अगर दोनों क्रिएट करना चाह रहे हैं, देन वी हैव टू कीप वन थिंग को हल्का रखना है और दूसरे को हमें वाइब्रेंट लुक देना है। इसके साथ साथ अगर और भी ज्यादा आप क्रिएटिव हैं तो अपने गार्डन में आप वॉल पेंटिंग कर सकते हैं। वॉल पेंटिंग हमारे गार्डन के वॉल पे बैकड्रॉप की तरह काम करता है। ये वॉल पेंटिंग बहुत सारे अवेलेबल है, एन नंबर ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल इन डिजाइन। ये वॉल पेंटिंग का मेन पर्पस ये है कि जो हमारे गार्डन में, बालकनी गार्डन इज बेसिकली स्मॉल स्पेस, बट अगर हम किसी वॉल को पेंट करते हैं, सेंटर वॉल, साइड वॉल, उस पर कुछ डिजाइन क्रिएट करते हैं, तो ये गार्डन में डेप्थ क्रिएट करता है। इस डेप्थ की वजह से ये स्मॉल गार्डन हमारा थोड़ा सा बड़ा नजर आता है, तो इट सीम्स टू बी लुक बिगर देन द इट्स साइज। अगर आप पेंटिंग बनाते हैं तो एक सिंगल थीम और कलर में, पेंटिंग में भी बहुत सारी सीनरीज को ऐड नहीं करना है। आप एक सिंगल थिक ब्रांच वाली ट्री बना सकते हैं, एक सिंगल ब्रांच बना सकते हैं जिसपे थोड़े लीव्स हो, 2-4 फ्लावर्स हो, कुछ उस पे बर्ड्स या फिर कुछ एनिमल फ्लाई करता हुआ दिखा सकते हैं, 2 और 3 ब्रांचेस दिखा सकते हैं। इसको भी मतलब सिंपल और 1, 2 और 3 कलर का ट्यून रखना है। अगर बहुत ज्यादा कलर करके पूरी सीनरी क्रिएट करेंगे, देन वो सीनरी ही मेन अट्रैक्शन हो जाएगा गार्डन का। बेशक गार्डन का मेन अट्रैक्शन हमारा प्लांट, विच इज लाइफ। हमारे बालकनी एस्थेटिक्स में द सेंटर पॉइंट, द सेंटर अट्रैक्शन इज द प्लांट, एंड जो हम फोकल पॉइंट, कॉर्नर्स, इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट, गार्डन कैसा होना चाहिए? आपने वो एड देखी है, एशियन पेंट में आती है, हर घर कुछ कहता है। इसी तरह हम अपने गार्डन को बना सकते हैं, हर गार्डन कुछ कहता है और मेरा गार्डन तो कुछ ज्यादा ही कहता है। इसके लिए जो हमारे वॉल है, वॉल पे हम कुछ स्टडी वाटरप्रूफ पेंटिंग्स लगा सकते हैं। इस पेंटिंग्स में अगर हम कुछ गार्डन कोट क्रिएट करें तो ये लगेगा जैसे कि कोई भी व्यूअर्स गार्डन में एंटर करता है, उसको पढ़ता है तो एक फील आती है, उस फील को एंजॉय करते हैं, जैसे लग रहा है हमारे गार्डन हमसे बात कर रही है। जैसे यहाँ पर मैंने 2 पिक्स में दिखाया है, लाइफ बिगिंस इन द गार्डन एंड वेलकम टू माय गार्डन। इसी तरह बहुत सारे कोट्स हैं, आप इसको कोट को पेंटिंग के फॉर्म में आप यूज कर सकते हैं। स्टोन्स के छोटे छोटे स्टोन्स के ऊपर पेंटिंग के फॉर्म में इसको लिख के प्लांट के साथ प्लेस कर सकते हैं। ये गार्डन को टॉकेटिव बनाता है। चावल नहीं नानी बनाती थी ऐसे जीरा राइस। एंड ये जो व्यूअर्स, जो भी व्यूजर्स है, उनको कनेक्ट करता है हमारे गार्डन के साथ। तो अपने गार्डन को हमें टॉकेटिव रखना है ताकि व्यूअर्स को एक इवोक हो, फील आए कि मेरे गार्डन में कुछ कह रहा है मुझसे हमारा गार्डन।
एंड दिस इज ऑल्सो द इंटीग्रल पार्ट ऑफ द गार्डन कि हम अपने किसी भी वॉल को अनअटेंडेड ना छोड़ें, किसी भी बालकनी के कॉर्नर को हम अनअटेंडेड ना छोड़ें, बिकॉज बालकनी अपने आप में एक छोटा स्पेस है और हम एवरी स्पेस को यूटिलाइज करते हैं ताकि बालकनी में एक अच्छा सा वाइब सा, वो अलग सा ब्यूटीफुल सा क्रिएटिव सा दिखे। नेक्स्ट आता है फेसिंग ऑफ द बालकनी। फेसिंग ऑफ द बालकनी इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द गार्डन डिजाइन। फेसिंग ऑफ बालकनी इसलिए इम्पोर्टेंट है कि हमारा गार्डन डिसाइड करता है फेसिंग की वजह से कि हमारे गार्डन में प्रॉपर सनलाइट आ रही है या फिर शेडिंग एरिया है। अगर ईस्ट फेसिंग है, साउथ फेसिंग है, वेस्ट फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, तो डिफरेंट अमाउंट ऑफ सनलाइट हमारे बालकनी में आएंगे। लाइकवाइज ईस्ट फेसिंग बालकनी जो होती है उसमें ऑलमोस्ट मॉर्निंग में सिंस सनराइज से 6 to 7 आवर तक उसमें धूप आती है। नॉर्थ और वेस्ट फेसिंग बालकनी में पूरे दिन धूप तो आएगी बट वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। साउथ फेसिंग बालकनी गेट मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ये फेसिंग ऑफ बालकनी ये डिसाइड करता है कि हम क्या क्या अपनी बालकनी में ग्रो कर सकते हैं। जो हमारी बालकनी है, अगर आपकी बालकनी में पूरा टाइम सनी एरिया है, 6 to 7 आवर 8 आवर तक सन आता है, इस तरह की फेसिंग है, यू आर फ्री टू ग्रो एनीथिंग, स्टार्ट फ्रॉम हर्ब्स टू वेजिटेबल, स्टार्ट फ्रॉम foliage to flower, start from microgreens to fruit। इस तरह से आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप अपनी बालकनी में किस किस चीजों को ग्रो कर सकते हैं। अगर आपकी बालकनी में धूप आ रही है देन यू कैन गो फॉर वेजिटेबल अलोंग विद द फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट ऑलरेडी 6 to 7 आवर लगते हैं मोस्ट ऑफ द फ्लावर्स को फ्लावरिंग होने में। देन आप यू कैन गो फॉर द इजी ग्रोइंग वेजिटेबल जो कि बालकनी में बहुत अच्छे से उग जाता है, लाइक टोमेटो, चिली। चिली में भी बहुत सारे वेराइटीज आते हैं, ऑर्नामेंटल चिली, ये ग्रीन, ब्लैक, पर्पल, येलो, ये एडिबल होने के साथ साथ एक अलग सा वाइब्स क्रिएट करते हैं, ब्यूटीफाई करते हैं हमारे गार्डन को। टोमेटो भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकता है, कैबेज, कॉलीफ्लावर्स। आप अपने बालकनी में एक हर्बल सेक्शन भी बना सकते हैं, हर्ब्स ग्रो कर सकते हैं, मेजोरम हो गया और बहुत सारे हर्ब्स हैं। देन सैलेड क्रॉप्स, लेट्यूस, पॉक चोई, इस तरह से आप ग्रो कर सकते हैं। फ्रूट में फ्रूट प्लांट भी ग्रो कर सकते हैं, मैंगो, लेमन, चीकू। लेकिन बट जो ये फ्रूट प्लांट है फ्री स्टाइल, मतलब बिग बिग पॉट में नहीं होने चाहिए। अगर इन्हें ग्रो करना है तो मिनिएचर फॉर्म में ग्रो करें, ट्रे गार्डन के फॉर्म में ग्रो करें, एंड इसको हम बोनसाई के फॉर्म में ग्रो कर सकते हैं। बिकॉज अगर हम बहुत सारे बड़े बड़े प्लांट को ग्रो करेंगे ये स्पेस बहुत ज़्यादा लेंगी और इसके बाद जो प्लांट बिग हो जाने से ये शेडी एरिया क्रिएट करते हैं दूसरे प्लांट्स के लिए, तो हम कम नंबर ऑफ प्लांट को अरेंज कर पाते हैं बालकनी में। लाइकवाइज अगर नॉर्थ फेसिंग बालकनी है देन आप फॉलिएज की तरफ जाएं, डिफरेंट फॉलिएज ग्रो कर सकते हैं। जब मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट आ रही है, अभी तो विंटर आने वाले, आप n नंबर ऑफ एनुअल फ्लावर्स को अपनी बालकनी में लगा सकते हैं। इस तरह से सन की फेसिंग से हम डिसाइड कर पाएंगे कि हमारी बालकनी में कितने देर की धूप आती है और हम क्या क्या ग्रो कर सकते हैं। देन वन मोर थिंग कि कभी कभी हमारी बालकनी की फेसिंग तो सही है बट पास का जो घर है या सामने में कोई जो पेड़ है वो शेडी एरिया क्रिएट करता है। देन इस केस में भी यू कैन गो फॉर द वॉट एवर द अमाउंट ऑफ सनलाइट आर यू गेटिंग इन योर बालकनी, डिसाइड अकॉर्डिंग टू द प्लांट कि कौन से प्लांट किस ड्यूरेशन में उगेंगे, हम उसको ही ग्रो करेंगे। हम अपनी एनर्जी इस तरह से लगाएंगे प्लांट को ग्रो करने में कि जो हमारे बालकनी में इजिली ग्रो हो और वो थोड़ा ब्यूटीफाई करे बालकनी को। हाई कम दे रहा है ना, आवाज ऊंची कर रही हूँ, आवाज ऊंची करनी चाह रही हूँ। रिक्वेस्ट है सब लोग अपने को म्यूट कर लें। थैंक यू। Can I go ahead? Are you getting my voice? Yes, Rashmi, please go ahead. Okay.
बालकनी एस्थेटिक्स में जैसा कि मैंने बताया कि बालकनी कोहेसिव होना चाहिए, कलर स्कीम बहुत ही ज्यादा मैटर करता है। कलर स्कीम मैटर करने के लिए हमने अपने वॉल को लाइट कलर का रखा है। इस तरह से और भी चीजों को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे कि पॉट का कलर, पॉट के कलर को भी बेसिकली हमें लाइट कलर ही रखना है। हम कलर स्कीम में, गार्डन के कलर स्कीम में मोनोक्रोमेटिक कलर यानी कि सिंगल कलर का हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि वॉल कलर वाइट रखा, उसके पीछे एक छोटा सा कुछ पेंटिंग बनाया, देन हम अपने पॉट को भी लाइट कलर या फिर सिंपल एक कलर का रख सकते हैं, लाइट येलो लाइट येलो लाइट येलो, वाइट 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 वाइट, लाइट ब्लू ब्लू ब्लू। इस तरह से मोनोक्रोमेटिक कलर को हम प्रेफर करते हैं, क्योंकि प्लांट अपने आप में जो फ्लावरिंग है, फोलिएज है, फोलिएज ग्रीन कलर देगा, और भी कलर से कलरफुल फोलिएज भी हैं जो फ्लावर से अपने आप में कलरफुल है। देन इनको कम्प्लीमेंट करने के लिए हम मोनोक्रोमेटिक कलर को भी स्कीम को चूज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस। अनदर इज द कॉम्प्लीमेंट्री कलर, लाइक ऑरेंज के साथ हम लाइट येलो यूज करेंगे, लाइट ब्लू के साथ डार्क ब्लू यूज करेंगे, ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर है। वी कैन गो फॉर दैट कलर्स while selection of the color of the pot. Next one is the contrasting color. जैसे हमने बहुत कॉन्ट्रास्ट कलर यूज कर लिया, येलो के साथ रेड यूज कर दिया, रेड के साथ ब्लू यूज कर लिया, ये भी अगर आपकी चॉइस है, then you can also go for the contrasting color. Complementary color, contrasting color, selection of बालकनी की साइज हमारी स्पेस छोटी होती है, देन वी हैव टू प्रेफर द स्मॉल पॉट। 4 इंच के पॉट से 12 इंच के पॉट तक जा सकते हैं, बट प्रेफर करेंगे स्मॉल पॉट एंड मीडियम साइज पॉट, लाइक 6 इंच पॉट, 8 इंच पॉट, 10 इंच पॉट। कोई बड़ा सा हमारे पास अगर कोई फ्रूट का प्लांट है, देन वी कैन गो फॉर द 12 इंच पॉट, बट अवॉइड मोर देन 12 इंच पॉट, उससे बड़े पॉट को अवॉइड करेंगे। फिर वो 2 या 3 12 इंच का पॉट ही मैक्सिमम स्पेस अगर हमारा कवर कर लेगा, तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स हमें कम करने पड़ेंगे, फिर अपने बालकनी को ब्यूटीफाई करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा। इसलिए वी हैव टू प्रेफर द स्मॉल साइज पॉट, राइट फ्रॉम 4 इंच टू 12 इंच, मीडियम साइज पॉट 8 इंच का साइज और 6 इंच का साइज प्रेफर करते हैं। पॉट का कलर मैंने बताया लाइट कलर रखें, ज्यादा अच्छा है, बाकी इट्स डिपेंड्स ऑन द योर चॉइस। ग्रीन फोलिएज के साथ आप कलरफुल पॉट, डेकोरेटिव पॉट का इस्तेमाल करें। फ्लावर अपने आप में कलर देता है, उसके लिए सिंगल कलर का पॉट यूज करें, नॉट यूज फॉर सो मच द वाइब्रेंट, उसमें कलरफुल डेकोरेटिव पॉट का अवॉइड करें। सिंपल सिंगल कलर पॉट में भी यूज फॉर द फ्लावर ऑल्सो। नेक्स्ट वन इज द, जो बालकनी है हमारे गार्डन की वो थीम है, इस केस में हमें बालकनी को पूरे टाइम हरा भरा बनाकर रखना है। पूरे टाइम इट शुड बी लाइक द, मतलब कहते हैं ना, जैसे हम अगर जनरल गार्डन हो, टेरिस गार्डन हो, तो उसमें अफेक्ट नजर आता है कि विंटर खत्म हो गया तो विंटर के फ्लावर जा रहे हैं, समर, उसको अफेक्ट को अपने बालकनी में नजर नहीं आने देना है। उसके लिए ईयर राउंड एंजॉय करना है, क्योंकि हमारा ये स्मॉल गार्डन ही हमारा सब कुछ है, होल एंड सोल फॉर द अस। इसके लिए हम मेटिकुलस प्लानिंग हमारी ये होनी चाहिए कि हम अपनी बालकनी में भी पैचेज क्रिएट करें। वी हैव टू इंटीग्रेट डिफरेंट स्टाइल ऑफ गार्डनिंग। इस स्टाइल ऑफ गार्डनिंग में हम थोड़े से बोनसाई रखें। बोनसाई में कुछ फ्लावरिंग वाले बोनसाई है, कुछ एवरग्रीन बोनसाई है। वी हैव टू प्रेफर द एवरग्रीन बोनसाई। एक बोनसाई का पैच है तो उसमें ये एनुअल्स की तरह ग्रो होना, फ्लावर आना, फिर वो प्लांट मर जाना, ये वाली साइकिल नहीं आएगी। ये पूरे साल एवरग्रीन, कभी कभी शेडिंग होती है लीव्स में, डेसिडुअस बोनसाई जो होंगे, बट पूरे टाइम ये बोनसाई हमें को हमारे बालकनी में ग्रीनरी देंगे। अगर फ्लावर वाले हैं तो फ्लावर भी देंगे। यू कैन ऑल्सो क्रिएट द स्मॉल सेक्शन ऑफ टेरेरियम। पर्टिकुलर स्पेस को यूज करके कोई शेल्फ क्रिएट करें, उस शेल्फ पे हम स्मॉल टेरेरियम भी बनाकर रख सकते हैं। टेरेरियम बनाने में यू नो ऑल द, इस तरह की जो स्टाइल है आप सभी जानते हैं, बस यहाँ पर मैं प्लेसिंग और क्या क्या हम इंटीग्रेट कर सकते हैं इसके बारे में मैं चर्चा कर रही हूँ। कुछ डेजर्ट प्लांट लगा सकते हैं, लाइक जो
जीरो फाइट करते हैं जिनको वाटर की बहुत कम जरूरत होती है, और ये भी पूरे ऑल द मोस्ट ऑफ द टाइम ग्रीन होते हैं। इसमें सैकुलेंट प्लांट भी आते हैं। जो विंटर सैकुलेंट है वो तो फरवरी मास तक जाकर थोड़े खराब होने लगते हैं, बट बाकी के डिजर्ट प्लांट लाइक सेंसीवेरा ये बहुत ही अच्छा चलता है। सेंसीवेरा के भी बहुत सारे वैरायटी है, 7-8 वैरायटी एक साथ इंटीग्रेट करके पैचेज में लगा के आप एक सेंसीवेरा का सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। कुछ एवर ग्रीन प्लांट भी लगाएं। अगर आप कुछ एडिबल्स ग्रो करना चाहते हैं, कुछ वेजिटेबल ग्रो करना चाहते हैं, हर्ब ग्रो करना चाहते हैं, तो एडिबल्स को भी अपने फ्लावरिंग एंड एवरग्रीन के साथ कंबाइन करके वेस्ट ऑफ द वर्क को एंजॉय कर सकते हैं। कुछ वाटर प्लांट भी लगा सकते हैं। वाटर प्लांट में पेनी वोट, वाटर बैम्बू, दे आर गिविंग बेस्ट रिजल्ट इन द बालकनी गार्डन। इवन ना कम लाइट में भी 2 to 3 आवर के लाइट में भी ये वाटर प्लांट बहुत ही अच्छा रिजल्ट देते हैं। जो क्रीपर्स होते हैं, क्रीपर्स का नेचर क्या है, वो किसी भी सपोर्ट लेकर वो क्रीप करेगा, उस पर ट्रेल करेगा। तो क्रीपर्स को हम अवॉइड करेंगे, बिकॉज स्मॉल स्पेस में अगर क्रीपर्स ट्रेल कर रहे हैं तो वो सन आने वाले सन के अमाउंट ऑफ सनलाइट को भी कम करेंगे, और ये अनऑर्गेनाइज्ड वे में फैल जाते हैं। अगर आपको क्रीपर लगाना भी है, देन यू हैव टू यूज 10 इंच पॉट। एक पॉट में 3-4 क्रीपर्स लगा के डोम शेप की स्टैंड आती है, उस स्टैंड पे आप इसको ट्रेल करें। देन फ्लावरिंग वाले हैं तो उस पर फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी, एंड इट्स लुक सो ब्यूटीफुल। अगर क्रीपर्स को हम डोम शेप स्टैंड पे ट्रेल करते हैं पॉट के अंदर, इसको हमारे बालकनी के सपोर्ट की जरूरत नहीं होगी। इसी जो पॉट है, पॉट के स्टैंड में ही ये ट्रेल करता रहेगा। गार्डन डिस्टिंग्विश होगी समर गार्डन एंड विंटर गार्डन। विंटर गार्डन में इसलिए कह रही हूँ कि विंटर गार्डन में मोस्ट ऑफ अस आर प्रेफर टू ग्रोइंग विंटर बल्ब्स, जो कि बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स देते हैं, एंड द विंटर एनुअल्स, जो कि डिफरेंट टाइम पे अलग अलग फ्लावरिंग करेंगे। राइट फ्रॉम द नवंबर, अभी हमारे क्राइजेंथेमम में फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। इससे हमारा अप्रैल तक हम इस फ्लावर के कलर को एंजॉय कर सकते हैं, और ये फ्लावर का कलर एक अलग लुक देता है हमारे गार्डन में, इसलिए हम इसे विंटर गार्डन और कलरफुल गार्डन कहते हैं। जब हमारा विंटर में जब ये फ्लावरिंग एनुअल फ्लावर्स धीरे धीरे खत्म होते जाएंगे, देन जो हमने पैचेज क्रिएट किया है इसमें 2-4 और हम एवरग्रीन प्लांट ऐड करके हम इसको समर गार्डन, ग्रीन गार्डन कह सकते हैं। इसमें कुछ पेरिनियल प्लांट्स जो कि हमेशा ही रहे, राइट फ्रॉम द ग्रोइंग, सोइंग, ट्रांसप्लांटिंग, इन सब चीजें हमें पेरिनियल प्लांट में नहीं करनी पड़ती है। वंस वी सो द प्लांट, वंस वी ट्रांसप्लांट द प्लांट, ये थ्रू ऑफ द ईयर टू ईयर चलते रहते हैं। इन पेरिनियल प्लांट में हिबिस्कस बहुत अच्छा है बालकनी गार्डन के लिए। विनका भी है, विनका को एनुअल एंड पेरिनियल यूज कर सकते हैं। जैस्मिन है, बट जैस्मिन इज गिविंग फ्लावर ओनली इन द मार्च, अप्रैल, मे, जून सिंस अभी तक उसमें जो जैस्मिन है, जैस्मिन की अलग अलग वेराइटीज है, उसमें देंगे। इस तरह से हम अपने गार्डन की डिजाइन करेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, जो हमारा गार्डन क्या है, स्मॉल स्पेस है, स्मॉल पॉट हम यूज करते हैं। इसमें एक और डिजाइन हम क्रिएट करते हैं, उस डिजाइन को हम कहते हैं थिलर, स्पिलर एंड फिलर। जो थिलर नाम दिया गया है, इसमें स्टैंडिंग प्लांट जो कि अपराइट ग्रो होते रहेंगे, दैट इज द थिलर। बचे हुए पॉट में, इसमें एक ही पॉट में हम मल्टीपल प्लांट लगाते हैं। थिलर अपराइट ग्रो करता रहेगा, जो स्पिलर है वो कैस्केडिंग झुक के उसी में ग्रो करता रहेगा, एंड इन जगह के बीच जो हम दूसरे छोटे छोटे प्लांट्स, फोलिएज लगाएंगे, वो फिलर का काम करेगा। इस तरह से जो प्लांट अपराइट होने के बाद जो नीचे की जगह है पॉट के पास, जो सॉइल दिखती है हमारी, वहां पर हम स्पिलर एंड फिलर प्लांट को लगाकर पूरे पॉट को हम ग्रीन लुक, एक वाइब्रेंट लुक दे सकते हैं। एंड दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ द बालकनी रिगार्डिंग विद द प्लांट। एंड नेक्स्ट वन इज द बालकनी एस्थेटिक्स में जो गार्डन डेकोर्स है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ये गार्डन डेकोर्स हमारे गार्डन को टॉकेटिव भी बनाते हैं, अट्रैक्टिव भी बनाते हैं, वाइब्रेंट भी बनाते हैं। तो गार्डन डेकोर को ऐड करना हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग
हम इसको एक थीम के अकॉर्डिंग हम गार्डन डेकोर्स को ऐड कर सकते हैं। कुछ फिगरीज ऐड करें, कुछ हैंगिंग करें, कुछ बेल शेप है उसको भी ऐड कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर चॉइस, हम किस तरह के गार्डन डेकोर्स को अपने गार्डन में हम ऐड करते हैं। जो गार्डन डेकोर से एक्सेसरीज भी बेस थीम पे होनी चाहिए, कुछ ना कुछ थीम होना चाहिए। हम हाई फाई चार्ट कुछ भी नहीं लगाएंगे, जैसे ग्रीन प्लांट के बीच 1 या 2 हम बर्ड्स लगा सकते हैं। इस तरीके से हम एक सिटिंग अरेंजमेंट भी क्रिएट कर सकते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर गार्डन। अगर हम हमारे गार्डन में सिटिंग अरेंजमेंट होगी तभी तो हम गार्डन के वाइब्स को एंजॉय करेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट कैसी होनी चाहिए? इसमें सिटिंग अरेंजमेंट में हम गार्डन के साइज के अकॉर्डिंग हम 2 चेयर्स 3 चेयर विथ स्मॉल स्टूल को अरेंज कर सकते हैं। अगर हमारे गार्डन की साइज बड़ी है देन वी मे गो फॉर द राउंड चेयर, राउंड स्टूल, राउंड टेबल एंड द 4 to 5 चेयर्स, वी मे गो फॉर दैट। अगर छोटा स्पेस है देन हम इस तरह से कुछ स्टडी चेयर लगाएंगे, वो स्पेस कम ले और 2 से 3 लोगों की बैठने की जगह उसमें बन जाए एक स्मॉल स्टूल के साथ। अगर हमारे गार्डन में स्पेस है देन वी हैव टू उसमें हम कुछ स्विंग वाले जो चेयर्स होते हैं उसको भी हम हैंग कर सकते हैं और अपने गार्डन को एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक हमने बात की कि हम अपने गार्डन को आर्टिस्टिक लुक कैसे दे रहे हैं, अरेंज कैसे कर रहे हैं। इन सब के साथ साथ क्या हम अपने गार्डन में जो हमारे बैकयार्ड, लॉन या फिर टेरिस पे जो हमारा लश ग्रीन ग्रास होता है उसको हम मिस करते हैं? बिल्कुल मिस करते हैं। जो हमारे बैकयार्ड है उसमें लॉन है, उसमें ग्रास है, विंटर वाले ग्रास है, एवरग्रीन ग्रास है, हमारे गार्डन को एक अलग सा लुक दे देते हैं। हर तरफ ग्रीन ग्रीन हमारे आंखों को सूदिंग लगता है। बट अपने हम बालकनी गार्डन में इन चीजों को मिस करते हैं। इन चीजों को इंटीग्रेट करने के लिए हम ग्रीन कारपेट लगा सकते हैं। ये ग्रीन कारपेट लाइफ क्रिएट करता है गार्डन में, एक वाइब्रेंट लुक देता है। इसको मेंटेन करना भी अब हमारे सामने ये बात आएगी कि इसको हम मेंटेन कैसे करें। मेंटेन करना भी बहुत इजी है। आप इसको वंस इन ए मंथ या ट्वाइस 2 मंथ में एक बार इस कारपेट को आप उठाकर अच्छे से इसको झाड़कर फिर से बिछा सकते हैं। बिछाने के बाद इस पे हम गमले अरेंज करते हैं। गमले अरेंज करने के बाद जो हमारा गार्डन डेकोर है उसको अरेंज करते हैं। ग्रीन कारपेट नॉट सो हार्डी टू इनको मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट नहीं है। वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड, जैसे इस बार बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है और अभी बारिश चल ही रही है, ऐसे टाइम में आप कारपेट को फोल्ड करके रख सकते हैं, अपने गार्डन से हटा सकते हैं, क्योंकि ये वाटर इसमें स्टैग्नेट हो जाता है और फिर वो फाउल स्मेल देना शुरू हो जाता है। तो ग्रीन कारपेट को हम सिर्फ बारिश के टाइम पे हटाएंगे, बाकी थ्रू आउट द ईयर हमारे गार्डन का इंटीग्रल पार्ट। नेक्स्ट वन इज द हमारा जो बालकनी एस्थेटिक्स था इसमें 2 पार्ट था। फर्स्ट इज द प्लानिंग एंड सेकेंड इज द कल्चरल ऑपरेशन। इट्स ओनली रिलेट टू द प्लांट। कल्चरल ऑपरेशन में हम अपने गार्डन को सब कुछ अरेंज कर लिया, वॉल अरेंज कर लिया, फोकल पॉइंट बना लिया, कॉर्नर बना लिया, वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज किया। वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करने के लिए आप वर्टिकल स्टैंड इंसर्ट कर सकते हैं। कुछ मेटल के, जैसे मैंने बताया, मेटल के स्टैंड लगा सकते हैं, वुड के स्टैंड लगा सकते हैं। जो वर्टिकल हुक्स लगाए हैं, वॉल माउंटेड हुक्स हैं, उसमें वर्टिकल स्पेस में हम हैंगिंग बास्केट, हैंगिंग प्लांटर्स को लगा सकते हैं। बस हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब हम वॉल में हैंग करते हैं तो जो हैंगर के साथ हमारा पॉटिंग मिक्स, प्लांट, सबका वेट हमारा वॉल ले लें। It means it should be compatible with the structural integrity of our balcony wall. इसके साथ जो वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज करके हम कुछ फिगरीज भी हैंग कर सकते हैं। इस वर्टिकल स्पेस में वर्टिकल वॉल या ग्रीन वॉल का बहुत आजकल चलन है। हम अपने किसी वन फेस के वॉल पे इस ग्रीन वॉल को भी क्रिएट कर सकते हैं। इसमें फोलिएज प्लांट को ग्रीन
एंड कलरफुल फोलिएज प्लांट को हम एल शेप, ट्रायंगल शेप देके, अलग अलग शेप देके इसमें ग्रीन वॉल को हम क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज द प्लांट हेल्थ। अब हम अपने पूरे बालकनी को हमने अरेंज कर लिया, हुक लगा लिया, पॉट साइज भी डिसाइड कर लिया किस किस साइज का पॉट हम रखेंगे, अरेंजमेंट कैसे करेंगे। अरेंजमेंट में जो हमारे बिग साइज के पॉट हैं उसको पीछे की तरफ रखेंगे, जो स्मॉल साइज के पॉट है उसको आगे की तरफ रखेंगे। हम कुछ कैस्केडिंग लिख देंगे ऐसे उभरा हुआ, नॉट लाइक कि हमने एक पॉट को ऐसे लाइन में अरेंज कर दिया, दूसरे पॉट को अरेंज किया, इस तरह से नहीं। कुछ जो हमने हाई लेग प्लांटर की बात की, हाई लेग स्टैंड की बात की, कुछ पॉट उसमें रखेंगे, फिर नीचे कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट करेंगे, कुछ फिगरीज रखेंगे, कुछ छोटे पॉट रखेंगे। इस तरह से हम डिफरेंट पैचेज, डिजाइनिंग पैचेज बनाएंगे अपने गार्डन में। कुछ आप जेन गार्डन भी क्रिएट कर सकते हैं, लाइक वाटर गार्डन, जेन गार्डन। इसमें कुछ फिगरीज, वाटर रॉक्स का इस्तेमाल करके कोई कॉर्नर क्रिएट कर सकते हैं, जैसा मैंने कॉर्नर की बात करी। जो चाइनीज गार्डन और जापानीज गार्डन है उनका मेन जो गार्डन है वो बिल्कुल वाटर के आसपास ही घूमता रहता है। वाटर इज द मेन फीचर ऑफ देयर गार्डन। उसको हम फॉलो कर सकते हैं कि वाटर बॉडीज बनाकर, वाटर को बनाकर हमने वाटर को मेन थीम रखा और हम उसके अकॉर्डिंग कुछ फाउंटेन बनाया और उसके अकॉर्डिंग अपने गार्डन को अरेंज किया। देयर आर एन नंबर ऑफ डिजाइंस, you can select as per your choice, as per your creativity, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बट वो थीम बेस्ड होना चाहिए, प्रॉपर अरेंज होना चाहिए, ताकि वो जॉय वाली फीलिंग आए, हमारे आंखों को प्लेजेंट लगे और उसको हम इंजॉय कर पाए। इसके साथ साथ आप अपने बजट फ्रेंडली भी देखेंगे, आप कितने तक उसको, यू कैन गो फॉर द विच एक्सटेंड, आप कितना उसमें खर्च कर सकते हैं। स्ट्रक्चर प्रॉपर रखनी चाहिए। स्ट्रक्चर में अगर आप, क्योंकि स्ट्रक्चर इज द वन टाइम इन्वेस्टमेंट, उसके बाद उसकी थोड़ी सी मेंटेनेंस करनी होती है, जैसे स्टैंड है उसकी पेंटिंग करी, वॉल की पेंटिंग करी, 1 और 2 और 3 ईयर्स के बाद थोड़ी थोड़ी मेंटेनेंस की जरूरत होती है कुछ स्ट्रक्चर्स में। तो स्ट्रक्चर शुड बी स्टडी, लॉन्ग ड्यूरेबल होनी चाहिए। जैसे कि मैंने वर्टिकल की बात कर रही थी, तो वर्टिकल में मैंने हैंगिंग बास्केट्स बताए, हैंगिंग वॉल बताए। इस तरह से हम जो हैंगिंग बास्केट्स में हम यूज कर सकते हैं इको फ्रेंडली बास्केट, बैम्बू बास्केट आजकल बहुत ही प्रचलन में है। ये इको फ्रेंडली होते हैं, प्लास्टिक्स वगैरह नहीं है, ये नेचुरल बैम्बू से बने होते हैं, लाइट वेट होते हैं एंड हैंगिंग प्लांटर में बहुत, हैंगिंग प्लांटर की तरह यूज करते हैं, ये बहुत ही ब्यूटीफुल होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द डिजाइनिंग ऑफ द गार्डन, how to create aesthetics in our garden. Next is the cultural operation, यानी कि प्लांट हेल्थ। प्लांट हेल्थ कैसा होना चाहिए? अगर हमने गार्डन बना लिया, सब कुछ कर लिया, बहुत इन्वेस्ट भी किया, एक एक कॉर्नर को मेटिकुलसली कंप्लायंस करके, प्लानिंग करके सजाया, बट प्लांट का हेल्थ अच्छा नहीं है, प्लांट हमारे जो फ्लावर वाले प्लांट है बहुत अच्छा फ्लावर नहीं दे रहे हैं, जो ग्रीन प्लांट है वो लश ग्रीन नहीं लग रहे हैं, उनके लीव्स चमक नहीं रहे हैं, सुंदर से नहीं दिख रहा है, तो हमें फिर ये मजा नहीं आता, लगता है कुछ अधूरा अधूरा सा है। देन प्लांट हेल्थ इज इक्वली इम्पोर्टेंट एज द गार्डन डिजाइन, क्योंकि हमारे बालकनी गार्डन का मेन फोकस, इंटीग्रल पार्ट, मेन पार्ट इज द प्लांट, विच इज लाइफ। वी आर इंटीग्रेटिंग हियर द आर्ट, नेचर एंड प्लांट। प्लांट बहुत अच्छा होना चाहिए। इसकी शुरुआत हम पॉटिंग मिक्स से करेंगे। वन बाय वन आई वुड लाइक टू डिस्कस हाउ टू मेक आवर प्लांट हेल्दी। एक स्मॉल छोटा सा प्लांट है जो मैं करती हूँ, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ। प्लांट हेल्थ में सबसे पहले आता है हमारा पॉटिंग मिक्स। हमारा पॉटिंग मिक्स कैसा होना चाहिए? You all are here are the experienced gardener, काफी सालों से कर रहे हैं, अलग अलग आपके एक्सपीरियंस है, मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रही हूँ। आई एम यूजिंग द सॉइललेस पॉटिंग मिक्स। सॉइललेस पॉटिंग मिक्स में किसी तरह का सॉइल नहीं होता, दिस इज नॉट द गार्डन सॉइल, दिस इज वन काइंड ऑफ मिक्सचर which is very helpful. I would like to discuss about that. The main we would discuss about the soilless potting mix.
इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसके एडवांटेज क्या है, इसको हम प्रिपेयर कैसे करें, हम खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, इसके बारे में अभी मैं बताऊँ। जो सॉइल स्पॉटिंग मीडिया है, इसमें किसी तरह का ट्रेस ऑफ गार्डन सॉइल नहीं होता है। दिस इज द मिक्सचर। ये जनरली हमारे ग्रीन हाउस, पॉली हाउसेस में यूज होते हैं सीडलिंग को ग्रो करने में, ऑर्नामेंटल प्लांट को ग्रो करने में। But it's very beneficial for the our balcony garden because we have a small space. हमने पूरे गार्डन को डेकोर कर दिया, हमारे पास एक भी ऐसा कोना नहीं है कि हम अपने पॉटिंग मिक्स को प्रिपेयर करने के लिए उसमें जो बेसिक रॉ इंग्रेडिएंट लगते हैं उसको हम स्टोर करें। वहां पर वर्मी कंपोस्ट हो गया, काउ डंग हो गया, गार्डन सॉइल हो गया, उसमें मिलाने वाले और भी न्यूट्रिएंट हो गए। हमारे पास कोई भी ऐसा स्पेस नहीं है जो जहाँ पर हम उसको स्टोर करके रख सकें। इस केस में हमें कुछ रेडी टू मिक्स ऐसा होना चाहिए कि हमारे प्लांट को लगाया और प्लांट ग्रो कर रहा है। एंड दिस इज द सॉइल स्पॉटिंग मीडिया। अर्बन हॉर्टिकल्चर में इसका बहुत ही बड़ा रोल है, क्योंकि आजकल हमारे पास टाइम कॉन्स्टेंट है, सबके पास समय बहुत कम है, सबके अपने अपने असाइनमेंट है, इसके साथ हम गार्डनिंग भी कर रहे हैं। तो गार्डनिंग को थोड़ा सा इजी बनाने में सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बहुत ही हेल्प करता है। इसको हम सॉइल मीडियम के अल्टरनेट के फॉर्म में हम यूज करते हैं। इस सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का एडवांटेज क्या है? सॉइल स्पॉटिंग मीडिया, इसमें किसी तरह का सॉइल नहीं, इसमें अलग अलग ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल है जो हम सॉइल की जगह पर इसको यूज करते हैं अपने प्लांट को ग्रो करने में, सीड्स को लगाने में। ये लाइट इन वेट है, इसमें एरेशन बहुत अच्छे से होती है, हवा बहुत अच्छे से पास हो सकती है। तो जो हमारे रूट्स हैं, रूट्स को ग्रो करने के लिए क्या चाहिए? हवा चाहिए, पानी चाहिए। लाइट वेट होने की वजह से इसमें बहुत सारे मेन रूट के साथ, टैप रूट के साथ साथ फाइब्रस रूट्स भी निकलते हैं। जो फाइब्रस रूट्स हमारे मीडिया से, पॉटिंग मीडिया से, सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट एब्सॉर्ब करते हैं। ये सॉइल स्पॉटिंग मीडिया जब हम इस्तेमाल करते हैं, इतना पोरस है कि ये हमारे फाइब्रस रूट को ग्रो होने में हेल्प करता है और प्रोफ्यूजली ग्रो करते हैं विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। प्लांट हेल्दी होता है, इसमें किसी तरह का ट्रेस ऑफ सॉइल नहीं है, सो वी मे से इट इज फ्री फ्रॉम सॉइल बॉर्न डिजीजेस, फ्री फ्रॉम पैथोजन, फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, free from weeds and other contaminants. This is बिल्कुल safe to use in our pot and container. इसमें बाद में चल के हमें, शुरुआत में नहीं, बाद में चल के हम न्यूट्रिएंट जैसे दूसरे पौधों में इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से हम फर्टिलाइजर एंड न्यूट्रिएंट हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में इस्तेमाल करते हैं। सॉइल स्पॉटिंग मीडिया राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन टू रीपॉटिंग द प्लांट, हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बालकनी गार्डन के साथ साथ जो हम वर्टिकल स्पेस यूटिलाइज करते हैं, वर्टिकल गार्डनिंग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मेन फीचर है लाइट इन वेट, दैट्स व्हाई इट्स कंपैटिबल विद द लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ द रूफ। जो हमारा रूफ है, जिसपे बालकनी के रूफ पे हमने गमले अरेंज किए हैं, उसके साथ कंपैटिबल है। ये बहुत सारा लोड नहीं देता है, क्योंकि जब हम heavy planters, heavy weight of soil and plant की weight अपने आप में कुछ ना कुछ तो जरूर होगी। बड़े प्लांट का ज्यादा वेट होगा, छोटे प्लांट का कम वेट होगा। तो कुछ ना कुछ प्लांट भी एड ऑन करते हैं वेट को, तो वो उस वेट को बियर करने के लिए, कंपेटिबल करने के लिए कुछ स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी होती है हमारे बिल्डिंग की। अगर हम बहुत सारा कंसंट्रेटेड लोड अपनी बिल्डिंग पे डालेंगे तो इस पे हमारे स्ट्रक्चरल क्रैक डेवलप हो जाते हैं, जो कि हमें दिखाई नहीं देते शुरू में, वो बाद में चल के डेवलप होते हैं। जो डेवलप तो पहले हो जाते हैं बट बाद में चलकर दिखाई देते हैं, जो कि मेन सीपेज का कारण बनता है। बिकॉज अगर हम टेरेस गार्डन, रूफटॉप गार्डन की प्लानिंग करते हैं तो हम अपना जो रूफ है उसके अकॉर्डिंग हम लेयरिंग करते हैं, उसको वाटर प्रूफिंग लेयरिंग 4 लेयर 3 लेयर वो हम बनाते हैं, 6 लेयर भी बनाते हैं। बट हमारे बालकनी में इस तरह की लेयरिंग नहीं होती है। आप चाहे तो करवा सकते हैं, बट बालकनी में मेनली हम लेयरिंग नहीं होती, इसको हम
अवॉइड करने के लिए हम प्लांटर्स में पॉट्स में प्लांट्स लगाते हैं और लाइट वेट रखते हैं, कंसंट्रेटेड लोड नहीं देते हैं ताकि हमारी बिल्डिंग में सीपेज ना हो। तो जो हमारा सॉइललेस पॉटिंग मीडिया है, इसका बहुत ही बड़ा योगदान है कि वेट को, कंसंट्रेटेड लोड को कम करता है। अगर हमारा लोड कम होगा तो हम इजीली इंजॉय कर सकते हैं और हम आगे चलकर किसी भी सीपेज और स्ट्रक्चरल क्रैक की प्रॉब्लम, ये लाइट वेट होने के साथ साथ जो हमारे पॉट्स होते हैं उसको हैंडल करना बहुत ही इजी होता है। हम एक पॉट को बहुत आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पर उठाकर रख सकते हैं, क्लीनिंग कर सकते हैं। हमारे बालकनी में जो लाइट आती है उसके अकॉर्डिंग जो हम कल्चरल ऑपरेशन की बात कर रहे हैं उसमें रोटेशन ऑफ द पॉट, चेंजिंग ऑफ द पॉट प्लेस विच ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो जो हम पॉट को रोटेट करते हैं देन ऑल्सो इट इजी फॉर अस कि हम आसानी से अपने पॉट को रोटेट कर पाते हैं। अगर हम प्लेस चेंज करते हैं देन ऑल्सो इट इज इजी फॉर अस कि हम बिना किसी हेल्प के खुद अपने पॉट की प्लेसिंग एक जगह से दूसरी जगह करें। इसमें किसी तरह का इंसेक्ट, पेस्ट एंड पैथोजन नहीं है। तो जब हम सीड डालते हैं तो सीड जर्मिनेट करते हैं, फ्री होते हैं, फ्री फ्रॉम द सॉइल बॉर्न डिजीजेस। आप देखते होंगे कि डैम्पिंग ऑफ जो गलन होती है बल्ब में, सीड्स में, जब पौधे छोटे छोटे सीडलिंग निकलते हैं तो उसमें गलन हो जाती है, उसमें पौधा बिल्कुल ऐसे सो जाता है। ये फंगस की वजह से होता है जो कि डैम्पिंग ऑफ क्रिएट करते हैं। अगर हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यूज कर रहे हैं इसमें ये चीज नहीं होगी। जो फंगस होते हैं वो सॉइल लाइन के ऊपर अटैक करते हैं और प्लांट वहां से गिर जाता है, जिसको डैम्पिंग ऑफ करते हैं। डैम्पिंग ऑफ के साथ साथ और भी दूसरे रूट नॉट डिजीजेस, ये भी दिल्ली के सॉइल में बहुत ही कॉमन है। हमें पता नहीं लगता कि हमारा जो प्लांट है जिसमें हमने सॉइल यूज किया है, हमने कोई फ्रूट लगाया है तो उसमें फ्रूट नहीं आ रहे हैं, हमने लेमन लगाया है उसमें लेमन नहीं आ रहे। दिस इज द वन ऑफ द मेन रीजन इज द निमेटोड। निमेटोड क्या करते हैं, जो रूट स्पेस होते हैं उसमें गॉल क्रिएट करते हैं और उसमें इन्फेस्टेट करते हैं, जो कि प्लांट को प्रॉपर ग्रो नहीं होने देते, उसमें फ्रूटिंग नहीं आने देते और फ्लावरिंग नहीं आने देते। हमारा पॉटिंग मीडिया लाइट है, एरेटेड है, तो उसमें ड्रेनेज की प्रॉब्लम नहीं है। हमने वाटर डाला, एक्सेस वाटर इजीली ड्रेन आउट हो जाएगा। तो प्लांट के जो हमारा सीडलिंग है, जो दूसरे प्लांट है, उसके हमारे मरने के चांसेस भी बहुत कम हो जाते हैं। कोई बिगनर है वो भी इसको इस्तेमाल करके, जिनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि हमें वाटरिंग कैसे करनी है और कितनी वाटरिंग करनी है, वो भी बड़े इजीली इसके साथ सॉइललेस पॉटिंग मीडिया के साथ वो अपने प्लांट को, अपने गार्डन को इजीली मेंटेन कर सकते हैं। ये प्लांट के फास्टर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। इसमें जैसे हम नॉर्मल गार्डनिंग सॉइल में हम कोई सीड ग्रो करते हैं और सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में हम सीड ग्रो करते हैं, तो सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में सीड कंपैरेटिवली फास्टर ग्रो होता है, जर्मिनेशन जल्दी होती है, विद इन 1 वीक किसी भी तरह का सीड वो ग्रो हो जाता है। बट जनरल सॉइल पॉटिंग सॉइल में वो 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक्स तक भी लग जाते हैं। कहा जाता है कि 70% जर्मिनेशन हमारे सीड में हो रही है, तो सीड बहुत अच्छा माना जाता है। सीड अच्छा है, उसके साथ पॉटिंग मीडिया भी अच्छी होनी चाहिए, ग्रोइंग कंडीशन भी अच्छी होनी चाहिए, देन हमारा सीड अच्छे से जर्मिनेट होगा। इसके साथ जो लाइट वेट सॉइल है, फाइब्रस रूट अच्छा है। हमारा फास्टर ग्रोथ क्यों हो रहा है प्लांट में? फास्टर ग्रोथ इसलिए प्लांट में हो रहा है कि जो भी हमने न्यूट्रिएंट डाला है प्लांट में, जो पहले से न्यूट्रिएंट है उस ग्रोइंग कंडीशन में, वो रूट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करके परकोलेट कर रहा है प्लांट में, और प्लांट न्यूट्रिएंट अच्छे से मिलने पे फास्ट ग्रो होते हैं और हेल्दी रहते हैं। वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो प्लांट हेल्दी होते हैं उस पर बाद में चल के किसी तरह के डिजीजेस होने के चांसेस कम होते हैं, इंसेक्ट के अटैक होने के चांसेस कम होते हैं। तो अगर हमारा प्लांट हेल्दी है तो हमें पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड इस तरह से हमें दूर भी रखता है हमारे को, क्योंकि आगे चलकर केयरिंग भी इजी हो जाती है। जो वेट की बात हम कर रहे हैं कि सॉइललेस पॉटिंग मीडिया का वेट बहुत कम होता है, तो जो अगर अगर हैंगिंग बास्केट लगाते हैं, हैंगिंग बास्केट में अगर एक आपका 8 इंच का हैंगिंग बास्केट है, अगर आप उसमें रेगुलर सॉइल डालते हैं, उस बास्केट का वेट
5 to 6 kg हो जाता है। अगर आप सॉइल स्पॉटिंग मीडिया उस बास्केट के लिए यूज करते हैं, हार्डली 2 to 3 kg वेट रह जाता है। वो हाफ से भी कम वेट हो जाता है और हैंग करना इजी है, किसी तरह से गिरने के चांसेस कम हो जाते हैं। वॉल माउंटेड है तो वॉल पे स्ट्रेस भी कम आएगा। वर्टिकल वॉल बना रहे हैं, वर्टिकल वॉल में स्मॉल स्मॉल फोलिएज, एन नंबर ऑफ फोलिएज हम अरेंज करते हैं, तो उस फोलिएज में फास्टर ग्रोथ होने के लिए, ताकि पूरा वॉल सिमेट्रिकली कवर हो जाए, उसके लिए भी हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। ये फास्टर ग्रोथ देगा और इक्वली हमारे वॉल को कवर करेगा। इस तरह से ये वर्टिकल गार्डनिंग में भी बहुत ही कंपेटेबल है। जो बल्बस प्लांट है, बल्ब वाले प्लांट है, उसका सारा फूड हमारे बल्ब में स्टोर होता है। उस बल्ब से ही आगे चलकर उसको कंजीनियल कंडीशन, राइट अमाउंट ऑफ वाटर, सॉइल एंड सनलाइट मिलता है, देन वो बल्ब ग्रो होता है। बल्ब को हम मिट्टी के अंदर लगाते हैं, उस मिट्टी के अंदर से फोर्सफुली उससे निकलता है स्टेम एंड रूट। इस कंडीशन में अगर हमारा पॉटिंग सॉइल फ्री फ्रॉम इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज है, लाइट इन वेट है, इस बल्ब को भी ग्रो करने में बहुत ही हेल्प करता है। I am using soil spotting media to grow all kind of bulb, getting very good result। जो छोटे छोटे ऑक्जेलिस के बल्ब हैं, आइरिस के बल्ब हैं, स्पैरिक्स के बल्ब हैं, वो भी बहुत अच्छे से निकल के उसमें फ्लावरिंग आती है। थोड़ी सी स्टैकिंग और न्यूट्रिएंट का हमें ध्यान रखना है। इसके साथ साथ अब हम बात करेंगे कि अगर हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को है क्या, हम जान गए, कैसे हेल्प करता है, एडवांटेजेस क्या है, ये भी हम जान गए। ये अवेलेबल कैसे होगी हमारे पास, इसको हम प्रिपेयर कैसे करेंगे। हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया को हम घर में खुद से अपने आप से बना सकते हैं। इसका इंग्रेडिएंट है कोकोपीट, परलाइट एंड वर्मिकुलाइट। कोकोपीट वी आर नोइंग, दिस इज द कंप्रेस, वो ब्रिक के फॉर्म में आता है। दिस इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ कोकोनट गार्डन इंडस्ट्री, जो कि कंप्रेस ब्रिक के फॉर्म में मार्केट में अवेलेबल है। इस ब्रिक को हमें लाना है, लाकर हम इसे सोक करेंगे वाटर में, किसी बड़े कंटेनर में लेंगे, इस कोकोपीट को हम सोक करेंगे ओवरनाइट। ओवरनाइट सोक करने के बाद जब कोकोपीट ब्रिक को हम पानी में डालते हैं, ये अपने वॉल्यूम का वाटर एब्सॉर्ब करता है अपने वेट का 5 गुना, और लगभग 3 से 4 गुना एक्सपैंड हो जाता है वॉल्यूम इसका। देन इस कोकोपीट को आराम से रब करके इसका चूरा बनाएंगे। जो हमारे जिस कंटेनर में हमने कोकोपीट को सोक किया है, उसमें कुछ सैंड्स, कुछ डर्ट मटेरियल जमा हो जाएंगे, जिसे हमें डिस्कार्ड करना है। जो फाइब्रस ये पाउडर बनेगी, इस पाउडर को हमें स्टरलाइज करना है। स्टरलाइज करने के 2 तरीके हैं। अगर आपके पास स्पेस है, टेरिस है, या फिर अलग से आप कर सकते हैं, कुछ स्पेस है, तो इसको धूप में हम 2 से 3 दिन तक सुखाएं। अगर आपके पास इस तरह से स्पेस नहीं है, जहां तक हम बालकनी गार्डन की बात कर रहे हैं, सिर्फ बालकनी की बात करें तो ऑब्वियस स्पेस नहीं होता, तो इस तरीके से हम इसको स्टरलाइज करेंगे एट द टाइम ऑफ सोकिंग। स्टरलाइज करने का तरीका ये है, इसमें हम 35% फूड ग्रेड का फॉर्मल्डिहाइड डालेंगे। ये 35% फूड ग्रेड में अवेलेबल है। 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर, जितना भी पानी हमने सोक करने के लिया है, उसमें 2 ml पर लीटर ऑफ वाटर के अकॉर्डिंग हम फॉर्मल्डिहाइड ऐड कर देंगे एट द टाइम ऑफ सोकिंग ऑफ द कोकोपीट। फिर कोकोपीट का चूरा बना लिया, एक कोकोपीट रेडी हो गया यूज के लिए। क्योंकि ये फॉर्मल्डिहाइड स्टरलाइज कर दिया, तो हमें इसके इन प्लेस ऑफ ड्राइंग ऑफ द सन वी आर यूजिंग फॉर्मल्डिहाइड टू स्टरलाइज द कोकोपीट। देन सेकेंड इंग्रेडिएंट है परलाइट। परलाइट जो मार्केट में अवेलेबल है, डिफरेंट साइज एंड डिफरेंट ग्रेड के परलाइट बहुत तरह के आते हैं। हमें जो यूज करना है वो यूज करना है हॉर्टिकल्चर ग्रेड परलाइट। कुछ इंडस्ट्रियल यूज के भी परलाइट आते हैं, उसे हमें अवॉइड करना है। परलाइट इज द बेसिकली एक तरह का वॉल्केनिक रॉक है, जो कि बहुत ही हाई टेम्परेचर पे गर्म करके बनाया जाता है। जब ये गर्म किया जाता है तो लावे की तरह फूट जाता है, और ये लाइट इन वेट होता है, बहुत ही लाइट इन वेट।
वाइट ऑफ वाइट कलर में अवेलेबल है। ये इतना लाइट इन वेट होता है, जब हम इसको मिक्स करते हैं अपने सॉइल स्पॉटिंग मीडिया बनाने में, दिस इज द मेन, ये एरेशन प्रोवाइड करता है। जो एरेशन प्रोवाइड होता है उससे रूट जोन एक्सपैंड करते हैं। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट ingredient of the soil spotting media. And the another one is the vermiculite. Vermiculite is the natural mica. ये माइका के छोटे छोटे चिप्स होते हैं जो कि यूज होते हैं। इसमें कुछ अमाउंट में माइक्रोन्यूट्रिएंट भी होते हैं, जो कि इस मिक्सचर से हमारे प्लांट में माइक्रोन्यूट्रिएंट आते हैं। इन तीनों को हमें मिलाना है। मैं आप लोगों को दिखाना चाहूंगी कि ये किस तरह से होता है। मैं भी दिखा रही हूँ आपको। Thank you, Rashmi. आपकी talk was really wonderful balcony aesthetics के लिए। यहाँ पर ताकि एक क्वालिटी ऑफ द मटेरियल, जब आप अगर इसको जो बनाना चाह रहे हैं उनको क्वालिटी ऑफ मटेरियल किस तरह का यूज करना है वो पता लग जाए। मैं दिखा रही हूँ यहाँ पर जो जो इंग्रेडिएंट मैंने बताए हैं किस तरह से रहेंगे। दिस इज द कोकोपीट। ये बारीक चूरा है कोकोपीट का। ये ओवरनाइट सोक करने के बाद साथ साथ मैंने इसको फॉर्मल्डिहाइड से ट्रीट किया है ताकि ये स्टेरिलाइज हो जाए। बिल्कुल ऐसे बारीक चूरा है। ये जो इसके माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, जो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और समय समय पर जब ये इंग्रेडिएंट बन जाता है तो ये वाटर को रिलीज करते रहते हैं। तो जब हम सॉइल स्पॉटिंग मीडिया में प्लांट लगाते हैं उसमें वाटरिंग की भी फ्रीक्वेंसी हमारी कम हो जाती है। मतलब हमें लंबे अंतराल पे पौधों में पानी डालना होता है। दिस इज द कोकोपीट, वन ऑफ द इंग्रेडिएंट। नेक्स्ट वन जो मैं बात करी थी हॉर्टिकल्चर ग्रेड फर्टिलाइट की, ये इस तरह से चूरे के फॉर्म में आता है, राउंड राउंड। ये लाइट वेट, वाइट लाइट वेट। दिस इज द हॉर्टिकल्चरल ग्रेड फर्टिलाइट। ये फर्टिलाइट इंडस्ट्रियल यूज के भी अलग तरीके के आते हैं, बट अगर इसे मार्केट से लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, तो जस्ट बी श्योर दिस शुड बी द हॉर्टिकल्चरल ग्रेड फर्टिलाइट। एंड नेक्स्ट वन इज द वर्मिकुलाइट। जो मैं चिप्स की बात कर रही थी, ये शाइन करते हैं। ये भी स्मॉल चिप्स, बहुत बड़ी चिप्स होते हैं। इसमें न्यूट्रिएंट भी होते हैं और ये भी वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं और टाइम पे रिलीज करते रहते हैं। जब हमारा पॉटिंग सॉइल ड्राई होता है, वाटरिंग नहीं होती, तो ये वाटर जो होल्ड किए रहते हैं इसको रिलीज करते हैं। इन तीनों इंग्रेडिएंट को हम सॉइल स्पॉटिंग मीट बनाने के लिए इक्वल बाय वॉल्यूम, जैसे मैंने एक कोकोपीट लिया इस वॉल्यूम में, देन इतना ही इक्वल अमाउंट ऑफ वर्मिकुलाइट एंड इक्वल अमाउंट ऑफ बाय वॉल्यूम ऑफ फर्टिलाइट लेंगे। अगर हम वेट से लेंगे तो इसका मिक्सचर का इंग्रेडिएंट इक्वली नहीं बनेगा, बिकॉज फर्टिलाइट बहुत ही हल्का होता है, वर्मिकुलाइट हैवी होता है, और कोकोपीट जो सोक किया हुआ कोकोपीट पाउडर है ये भी समहाउ कुछ थोड़ा वेट हो जाता है इसमें वाटर आ जाने की वजह से। जब अगर हम वेट के अकॉर्डिंग मिलाएंगे तो अगर हम 1 किलो वर्मिकुलाइट लेंगे तो ये इतने के बराबर होगा, बट 1 किलो फर्टिलाइट लेंगे तो इसकी 4 बाउल लगेगी। इसलिए हमें एज पर द वॉल्यूम हमें लेना है, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग इक्वल अमाउंट। हमें इसे बनाने के लिए आप इसको जिस रेशियो में भी बनाना है, जितनी क्वांटिटी बनानी है, इक्वल अमाउंट ले लें। एक पार्ट हम लेंगे कोकोपीट जो पाउडर फॉर्म में सोक कर लिया है, 1 पार्ट वर्मिकुलाइट एंड 1 पार्ट फर्टिलाइट। इसको मिक्स करने के बाद जो मिक्स होकर जो हमारी वॉल्यूम तैयार होगी उतने ही अमाउंट का हम उसमें वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। वर्मी कंपोस्ट, अब हमारा फिर से ये हमारा क्वेश्चन आता है कि ये सब तो हमारा स्टेरिलाइज है, इसमें किसी तरह का इंसेक्ट पेस्ट एंड पैथोजन नहीं, लेकिन जो वर्मी कंपोस्ट है उसमें तो हो सकता है, उसमें क्योंकि वो नेचुरली एक कंपोस्ट है जो कि
वर्मी कंपोस्ट नेचुरली है और इसमें किसी तरीके का डिजीजेस और पैथोजन हो सकते हैं। उसको इंश्योर करने के लिए हम जो वर्मी कंपोस्ट होता है उसको ट्रीट करते हैं बायोफंगीसाइड से, क्योंकि प्रेफर करते हैं कि हमारा गार्डन ऑर्गेनिक हो। अगर आपके पास बायोफंगीसाइड अवेलेबल नहीं है तो आप कोई भी केमिकल फंगीसाइड से, बेविस्टीन है, साफ है, 2 ग्राम पर लीटर ऑफ वाटर से आप उस वर्मी कंपोस्ट में मिला सकते हैं। मैं जो ट्रीट करती हूँ अपने वर्मी कंपोस्ट को ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा इज वन काइंड ऑफ फंगीसाइड, बायोफंगीसाइड। इसको यूज करने के लिए 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा को मैं थोड़े से गुड़ के पानी में मिक्स करती हूँ और जो वर्मी कंपोस्ट जो जितना मुझे लेना है उतने में मिलाकर मैं इसको 4 से 5 दिनों तक पहले तक छोड़ देती हूँ। इस केस में क्या होता है, ये कल्चर जो बायोफंगीसाइड ट्राइकोडर्मा है पूरे कंपोस्ट के ऊपर फैल जाता है और जो दूसरे हार्मफुल फंगस हैं उनको खत्म कर देता है। तो ये भी हमने इंश्योर कर लिया कि अब इसमें किसी तरह का फंगस नहीं। देन वी हैव टू टेक ये तीनों इंग्रेडिएंट मिलाने के बाद जितना वॉल्यूम हमारा तैयार हुआ है उस वॉल्यूम पे इक्वली हम वर्मी कंपोस्ट मिलाएंगे। जो मिलने के बाद जो हमारा मिक्सचर तैयार होगा वो इस तरह से होगा। उसकी अपीयरेंस देखने में हमें ऐसा लगेगा। इसमें कोकोपीट, परलाइट, वर्मीकुलाइट एंड वर्मी कंपोस्ट मिक्स है। ये रेडी टू यूज मिक्सचर हो गया। जब भी आपने इसको किसी भी पैकेट बनाकर रख लें, जब भी आपने कोई सीड ग्रो करनी है आप इसमें ग्रो करें। अपने पॉट में जो पॉट तैयार करने का तरीका है आप सभी जानते हैं कि एक होल करेंगे, होल वाले पॉट लेंगे, उसमें कुछ ऊपर से मिट्टी डालेंगे, फिर इसको डालने के बाद बेसिकली हम सॉइल को रिप्लेस कर रहे हैं सॉइललेस पॉटिंग मीडिया से। जब हम कोई ट्रांसप्लांटिंग भी करते हैं, प्लांट लाते हैं, तो उस केस में भी हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में इसको हम ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। ट्रांसप्लांट करने का तरीका ये होगा कि जो मेन बॉल है, अर्थन बॉल है, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, साइड के सॉइल निकालकर उसको बीचों बीच हम गमले में पॉट में प्लेस करेंगे और बाकी खाली जगह पे हम सॉइललेस पॉटिंग मीडिया को हम रखेंगे। ये हो गई सॉइललेस पॉटिंग मीडिया यानी कि हमारा पॉटिंग मिक्स के बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिएंट। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशन अपने प्लांट को प्रोवाइड करेंगे तो हमेशा वो बिल्कुल लश ग्रीन वाले प्लांट ग्रीन रहेंगे, अपने वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रॉपर अटेंड करेंगे। वेजिटेटिव ग्रोथ को प्रॉपर अटेंड करने के बाद जो फ्लावरिंग वाले प्लांट है वो प्रॉपर फ्लावर देंगे, गुड साइज ऑफ फ्लावर होगा, गुड कलर ऑफ द फ्लावर होगा, फ्लावर का टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। अगर फ्रूट वाले प्लांट हैं तो फ्रूट अच्छा रहेगा, टाइम पे लगेगा, फ्रूट फॉल नहीं होगा। फ्रूट फॉल एंड फ्लावर फॉल की भी शिकायतें मिलती हैं कि हमारे फूल लगते हैं झड़ जाते हैं, हमारे फल लगते हैं झड़ जाते हैं। प्रॉपर न्यूट्रिशन इन सारी चीजों से हमें बचाता है। न्यूट्रिशन में आप बहुत तरह के न्यूट्रिएंट अवेलेबल हैं। आप ऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं, इनऑर्गेनिक यूज कर सकते हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन, बट प्रेफर टू यूज द ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की। गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस ये मानना है कि हम वी विल नॉट स्टिक ओवर द ओनली ऑर्गेनिक और ओनली इनऑर्गेनिक, इंटीग्रेट करें। जैसे मैंने बायो फंगीसाइड यूज किया तो हमने बायो को यहाँ पर इंटीग्रेट किया है, बायो के फॉर्म में, लाइफ के फॉर्म में। अगर मैं केमिकल वाले का भी जरूरत पड़ने पे यूज करती हूँ इन केस बाय चांस, तो वहाँ पर केमिकल वाले को इंटीग्रेट किया है। एंड प्रेफर करना है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक जो भी आप घर के कंपोस्ट बनाते हैं, बायो एंजाइम्स बनाते हैं, उसको प्रेफर करें। और भी बहुत सारे लेक्चर्स आपके हुए होंगे, पंचकाव्य, अमृत जल, इन सब चीजों को यूज करें। बट आई वुड लाइक टू एडवाइस, अगर आपके गार्डन में जरूरत है कि कुछ इंसेक्ट इन्फेस्टेशन हो गया, कुछ अलग से कुछ डिजीजेस का इन्फेस्टेशन हो गया, तो हम ऐसा नहीं है कि बायो में सिर्फ उसमें नीम ऑयल डाल रहे हैं और हमारा प्लांट उसमें डाई हो रहा है, क्योंकि हम बहुत मेहनत करते हैं। इन दिस केस यू मे अडॉप्ट द गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस एंड यू कैन ऑल्सो यूज द माइल्ड केमिकल फंगीसाइड, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड। माइल्ड कहने का मतलब ये है कि जो माइल्ड होते हैं जिनका हार्मफुल इफेक्ट कम होता है, जिसका रेसिडुअल इफेक्ट बहुत ही कम होता है, जो एक समय के बाद जाकर वो भी वैनिश हो जाता है। तो you may go for the
mild pesticide and herbicide to save your plant. Watering बहुत आराम से धीरे धीरे करेंगे. You all know the water requirement of the our garden. समर में फ्रीक्वेंसी ज्यादा करनी होती है, विंटर में कम करनी होती है. हम रूल आप सभी जानते हैं. When the upper layer of the soil get dry, इस तरह से soilless potting media में भी हमें feel and touch मेथड को अडॉप्ट करना है. हमें फील करना है, टच करना है, टच करके फील कर रहे हैं. अच्छा, ये अब सूख गया, लगता है इसमें पानी की जरूरत. अपर 1 inch of soil बस. Likewise, the in soilless potting media, feel and touch the upper 1 inch of the potting media. अगर हमें ड्राई लग रहा है तो वाटरिंग तब तक करेंगे तब तक हमारा नीचे से पानी निकलना शुरू ना हो जाए. सॉइललेस पॉटिंग मीडिया में मैंने बताया कि इसमें वाटर की फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है. जैसे कि अगर महीने में हमें 10 बार वाटरिंग करनी पड़ती है सॉइल के साथ, तो ये वाटरिंग 6 टाइम्स करनी पड़ेगी इसमें. मतलब अंतराल लंबा हो जाता है, क्योंकि इटसेल्फ ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है. वाटर को स्टैग्नेट नहीं करता कि वाटर अंदर मडी बनाए, वो चीज नहीं करता. ये वाटर को एब्जॉर्ब करता है. इसके कोकोनट के जो फाइबर्स हैं उसको वाटर को होल्ड करके रखते हैं. जो हमारा परलाइट है वो भी वाटर को होल्ड करता है. वर्मिकुलाइट है, वाटर एंड न्यूट्रिएंट को होल्ड करता है और समय समय पे रिलीज करता रहता है. अब प्रॉपर स्प्रे करें. वन ऑफ द माइक्रोन्यूट्रिएंट और अलग अलग तरह के बायो एनपीके आते हैं, बायो जिंक आते हैं, बायो पोटाश आते हैं. आप बायो के फॉर्म में आप अपने प्लांट को स्प्रे करें. स्प्रे करने से इसमें जो फ्रूट फॉल, फ्लावर फॉल, इसकी शिकायत दूर हो जाती है. जो फ्लावर है अगर प्रॉपर न्यूट्रिएंट है तो जो फ्लावरिंग है उसका टेक्सचर बहुत अच्छा होगा. कलर बिल्कुल सोक वाइट. अगर लाल कलर है तो प्रॉपर लाल कलर का फ्लावर आएगा. अगर पिंक प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर पिंक कलर का फ्लावर आएगा. वो फेडेड कलर नहीं आएगा. प्रॉपर न्यूट्रिएंट यूज करने से फ्लावर में फ्रेग्रेंस बहुत अच्छा आता है. प्रॉपर न्यूट्रिएंट कहने का यहाँ पर मेरा तात्पर्य है कि मैक्रो न्यूट्रिएंट एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट. वी आर ऑल नोइंग कि 2 तरह के न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है प्लांट में. One is the NPK, that is the macronutrient, जो कि लार्ज स्केल में हाई क्वांटिटी में चाहिए होती है. एंड द माइक्रोन्यूट्रिएंट, दिस इज द इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर द आवर प्लांट. इसमें जिंक हो गए, मॉलिब्डेनम हो गए, बोरोन हो गए, कैल्शियम. The voice is, Yes, we ma'am. can't hear properly. Your voice is not coming properly. Yes, hello. Am I audible, ma'am? It Rashmi, is very much you are. fine. Can I carry you? Can everyone hear her? सबको सुनाई दे रहा है? Please. Thank you, Rashmi. Please carry on. I am telling about the nutrient. How nutrient is important for our plant. जैसे हम अपने बालकनी को डेकोरेट किया, सजाया. Plant is the integral and main part of the our garden. जो हमारा एस्थेटिक्स है, ये प्लांट के बिना पूरा नहीं होगा. फिर तो वो एक सजावट हो जाएगी, हमारा लाइफ गार्डन नहीं बनेगा. तो प्लांट इक्वली इम्पोर्टेंट है. और इस कैसे हम प्लांट को हेल्दी रखेंगे मैं इसके बारे में बता रही हूँ. वी शुड यूज द प्रॉपर न्यूट्रिएंट टू द प्लांट. हम अलग अलग तरह के न्यूट्रिएंट को यूज कर रहे हैं. यहाँ पर बायो न्यूट्रिएंट भी यूज कर रहे हैं. इफ यू रिक्वायर यू मे गो फॉर द केमिकल न्यूट्रिएंट फॉर द योर फ्लावर. ट्राई टू अवॉइड द जो हमारे केमिकल न्यूट्रिएंट होते हैं फॉर द इडिबल पर्पस. इडिबल प्लांट, जो सैलेड क्रॉप आप ग्रो कर रहे हैं, जो फ्रूट के प्लांट आप ग्रो कर रहे हैं बालकनी में, उसको हम अवॉइड करेंगे. उसके लिए हम बायो एंजाइम्स और जो हमारे घर के बने कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको हम यूज करेंगे. These are the nutrient for the plant. स्प्रेइंग करेंगे. माइक्रो न्यूट्रिएंट इज द वेरी इसेंशियल फॉर द प्लांट. माइक्रो न्यूट्रिएंट को आप घर में भी बना सकते हैं. वो एक बहुत बड़ा सेशन हो जाएगा, यहाँ पर मैं उसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगी. बट मैं जो बेसिक माइक्रो न्यूट्रिएंट जो मार्केट में अवेलेबल है, ऑर्गेनिक फॉर्म में, इनऑर्गेनिक फॉर्म में, आजकल ऑर्गेनिक फॉर्म में भी बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट आ रहे हैं. एक इक्को की सागरिका आती है, वो तो बहुत ही इफेक्टिव माइक्रो न्यूट्रिएंट है. दिस इज द इनऑर्गेनिक फॉर्म. आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लांट की प्रॉपर स्टेकिंग करें. आपको क्रीपर्स अवॉइड करनी है बालकनी में लगाने के लिए, जैसा मैंने पहले बताया. प्लांट को अरेंज करना है. इसके साथ साथ हमें ध्यान रखना है कि कोई भी इंसेक्ट और पेस्ट का इन्फेस्टेशन नहीं हो. इसके लिए जुडिशियस यूज करेंगे हम गुड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस की. एंड इस तरह से हम प्रॉपर एक बालकनी को ग्रीन,
कलरफुल लुक दे सकते हैं इसकी केयरिंग करके। एक चीज और है, जब हम प्लांटर यूज करते हैं बालकनी के लिए तो वी शुड यूज द ट्रे। जो प्लांटर है पॉट के नीचे हम ट्रे लगाएंगे ताकि जो वाटर है वो गिर के हमारे जो टर्फ नीचे की जो हमने आर्टिफिशियल ग्रास लगाई उसको गंदा नहीं करे। अपने बालकनी को मेंटेन रखने के लिए समय समय पे उसकी सफाई करेंगे। और जैसे जो मैंने पैचेज बताए कि अगर आप डिजर्ट प्लांट ग्रो करते हैं, बोनसाई ग्रो करते हैं, टेरेरियम लगाते हैं तो ये एवरग्रीन लुक देगा आपके बालकनी में। जो हमारा जो स्ट्रेस वाला फेज होता है बैकयार्ड गार्डन, टेरेस गार्डन का कि विंटर खत्म हुआ, समर आया, ये स्ट्रेस वाली फेज हमारे बालकनी में नहीं दिखाई देगी। हम इस तरह से ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर अपने बालकनी को एंजॉय कर सकते हैं। दिस वाज द ऑल अबाउट द बालकनी एस्थेटिक्स। अब मैं मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगी उनकी जो भी क्वेरी है यू कैन आस्क। Thank you, Rashmi. Is your talk over? Almost, ma'am. This is the, if any query from the member, I am here to solve this. Yeah. Anybody has a question? There are some question in the chat box. Thank you, Deepa ma'am. Deepa ma'am is writing, where can one get this bionutrient? Yes. This can be obtained from the ICR. इसका एक माइक्रोबियल डिवीजन है और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है ICR के साथ में। उनका फॉर्मुलेशन अभी लास्ट ईयर तक जो फॉर्मुलेशन था, ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट और जो बायो न्यूट्रिएंट की मैं बात कर रही हूँ, बायो NPK, बायो एंड बायो पोटैश, these are the developed by the scientists of ICR in Gujarat, and मऊ में एक